लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था oogenesis के बारे में। oogenesis में हमने देखा था कि एग की ओवरी फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। उसके लिए हमने देखा था कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि oogenesis की प्रोसेस जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाती है, और वहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप हमने देखा था कि प्राइमरी oocyte से लेकर सेकेंडरी oocyte के बनने में जो भी चेंजेस होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उनका हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि जैसे ही प्राइमरी oocyte में मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होता था, ठीक है, तो जैसे ही वो मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट में एंटर करता था प्राइमरी oocyte, वैसे ही बर्थ होने के कारण प्रोसेस स्टॉप हो गई, ठीक है। लेकिन जब तक प्रोसेस स्टॉप हुई तब तक जो बदलाव हुए, ठीक है, तो हमने देखा था कि प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग बन चुकी होती है, जिसके कारण उसे प्राइमरी oocyte कहते हैं, ठीक है। इट मींस प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो चुका होता इसमें प्राइमरी फॉलिकल में, वैसे ही बर्थ हो जाता, प्रोसेस टेम्पररी रूप से स्टॉप हो जाती है, ठीक है। कब तक स्टॉप रहती? प्यूबर्टी के स्टार्ट होने तक, या कह सकते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन जो थे उनके स्टार्ट होने तक प्रोसेस कैसे रहती है? स्टॉप रहती है, ठीक है। तो जब प्यूबर्टी पर प्रोसेस रिस्टार्ट होती है तो फिर उसी प्राइमरी फॉलिकल पे ग्रेनुलोसा सेल्स की सेकंड कवरिंग बनती है, इसलिए सेकेंडरी फॉलिकल कहलाता है। तीसरी कवरिंग बनती है तो टर्शरी फॉलिकल कहलाता है, ठीक है। जब टर्शरी फॉलिकल बन चुका होता है तो उसके अंदर जो प्राइमरी oocyte था उसका भी डिवीजन कंटिन्यू स्टार्ट हो चुका होता है प्यूबर्टी पे, और जैसे ही टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होता है फर्स्ट पोलर बॉडी में और सेकेंडरी oocyte में, दैट दिस टर्शरी फॉलिकल इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल, ये हमने बात की थी, ठीक है। और फिर जो है रप्चर होता है ग्राफियन फॉलिकल, उससे एग रिलीज हो जाता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। हमने देखा था कि बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक आते आते हजारों की संख्या में प्राइमरी फॉलिकल नष्ट हो चुके होते हैं, ज्यादा ज्यादा 60-70 हजार फॉलिकल बचते हैं केवल, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है। तो 10th क्लास में एक क्वेश्चन किया था हमने, जो एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट था जो आता था, ठीक है, कि व्हाट हैपन इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर्स, क्या होगा यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो उसी के आगे हम आज डिस्कस करने वाले हैं, उसी क्वेश्चन को लेकर, ठीक है, जिसको हम एक क्वेश्चन के रूप में मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो हमने फर्स्ट चैप्टर में इसका थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑस्ट्रस साइकिल दो प्रकार के साइकिल पढ़े थे हमने। हमने देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो रिदमिक सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं, ठीक है, उनको अगर वो प्राइमेट्स है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाएंगे, अगर नॉन प्राइमेट्स है तो वो ऑस्ट्रस साइकिल कहलाएंगे। प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स की अगर बात करें तो ये 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि जो मैमल्स हैं, मैमल्स को डिवाइड किया गया था, ठीक है, किसमें? प्राइमेट्स में और नॉन प्राइमेट्स में, ठीक है। हाँ, जैसे प्राइमेट्स में हमारे एप है, मंकी है, ह्यूमन है, ये आ जाते हैं। नॉन प्राइमेट्स में काऊ, बफेलो, कैट, डॉग, ये सारे ये आ जाते हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है प्राइमेट्स की फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाले रिदमिक साइक्लिक चेंजेस को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो हम लिख चुके हैं रिदमिक सीरीज ऑफ चेंजेस, ठीक है। इसमें इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्राइमेट्स, ठीक है। हाँ, प्राइमेट्स की बात करें इसमें क्या बताए थे हमने, कौन कौन आते हैं? एप्स है, मंकी है और ह्यूमन है, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाले साइक्लिक चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो साइक्लिक चेंजेस हैं हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो हम बात कर चुके हैं स्टार्ट कब होता है, ये प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाते हैं, हाँ। तो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाता है? मीनार के कहलाता है, ठीक है।
ये बात हो गई थी। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंप्लीट स्टॉपेज क्या कहलाता है? मीनोपॉज कहलाता है, ठीक है ना, ये बात हम जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो आइडियल टाइम पीरियड होता है, ठीक, आइडियल टाइम पीरियड जो होता है इसका, वो 28 डेज का होता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का आइडियल टाइम पीरियड कितना होता है? 28 डेज का होता है, ठीक। और पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज होते हैं, ठीक। क्या कह सकते हैं, पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेज में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें पहला फेज जो है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, दूसरा फेज जो है फॉलिकुलर फेज हो गया, तीसरा फेज जो है ल्यूटियल फेज हो गया, और जो फोर्थ फेज है, सॉरी, थर्ड फेज जो यहाँ पर क्या होता है हमारा, थर्ड फेज ओव्यूलेशन फेज होता है, ठीक है। ओव्यूलेशन फेज हो गया, और ये लास्ट ल्यूटियल फेज हो गया, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ये होता कैसे है। फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं, ये है एक साइकिल, ठीक। इस साइकिल को हम डिवाइड करते हैं 28 डेज, 1 3 से लेकर 38 डेज बन गया, ठीक है। तो अभी जो हमने जिन 4 फेज की हमने बात की थी, अगर उन फेज को देखें तो जो पहला जो फेज होता है वो 3 to 5 डेज का होता है, मैक्सिमम 5 डेज, ठीक है। दूसरा फेज 13th डे तक होता है, तीसरा फेज एक दिन का होता है 14th डे पर, बाकी एक डे, ठीक है। कौन सा हो गया ये? मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, फॉलिकुलर फेज हो गया, ओव्यूलेशन फेज हो गया, और ये ल्यूटियल फेज हो गया, ठीक है। अगर हम देखें इन फेज में होता क्या है, ठीक, तो वहीं से क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर्स, क्या होगा यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर याद हो आपको, स्टार्टिंग में हमने यूट्रस के बारे में पढ़ा था, तो देखा था यूट्रस में 3 लेयर होती है, जो सबसे अंदर वाली लेयर वो एंडोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, सबसे बाहर वाली जो थी वो, ठीक है, पेरीमेट्रियम कहलाती है, ठीक है। तो सबसे अंदर वाली जो एंडोमेट्रियम है, हमने देखा था कि प्रेगनेंसी कंसीव किसमें होती है? एंडोमेट्रियम में होती है। इट्स मीन ये केवल और केवल प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए जनरेट होती है, और अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो इसका कोई रोल नहीं रह जाता, सो ये रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बात वही है, इफ प्रेगनेंसी इज नॉट अकर्स, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, इफ इम्प्लांटेशन इज नॉट अकर्स, ठीक है, अगर हाँ फाइटस का इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा कि ये यूटेरस की जो इनर लाइनिंग है, जिसे हमने एंडोमेट्रियम किया, वो टूटना स्टार्ट होती है। तो टूटना स्टार्ट होती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम कैसी होती है, अगर मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में डिस्कस करें हम, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज में हमने देखा कि जो इसकी इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग वो टूटना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, स्टार्ट ब्रेकिंग। चूंकि ये कैसी होती है इनर लाइनिंग, एंडोमेट्रियम थिक होती है, मस्कुलर होती है, और ब्लड वेसल्स कंटेन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जब ब्लड वेसल्स टूटेंगी, रप्चर होगी, तो ब्लीडिंग भी होगी, ठीक है। इसीलिए इस फेज को हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं, ठीक है। इस फेज में ब्लीडिंग भी होती है, ठीक। क्यों ब्लीडिंग का कारण बताया मैंने? क्यों? क्योंकि जो इनर लाइनिंग है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है, वो थिक मस्कुलर और ब्लड वेसल्स कंटेन होती है इसमें, ठीक है, जिसके कारण जब वो टूटेगी, ठीक, तो ब्लड वेसल्स के टूटने के कारण ब्लीडिंग भी होगी,
ठीक है, जिसके साथ में क्या होगा कि जो अनफर्टाइल एग है वो भी इस ब्रीडिंग के साथ में क्या हो जाएगा, रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, इट मींस कह सकते हैं कि अनफर्टाइल है, नॉन फर्टाइल। ठीक है, अनफर्टाइल एग या नॉन फर्टाइल एग है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर? तो ये फेज जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, कितना 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 टाइम क्या होता है इसका, लगभग 3 to 5 डेज का होता है। बात ये हुई। ठीक है, उसके बाद जब एंडोमेट्रियम टूट जाती है, देन अगले एग के रिलीज की तैयारी स्टार्ट हो चुकी होती है। ठीक है, और जब दूसरा एग रिलीज होने को स्टार्ट हो, ठीक है, रिलीज होने से पहले उसका डेवलपमेंट यहीं से स्टार्ट हो चुका होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज कहते हैं। और याद होगा फॉलिकुलर फेज में हमने बहुत स्पष्ट रूप से देखा था कि हाँ, ये जो था वो क्या था, प्राइमरी oocyte था। ठीक है, और यही प्राइमरी oocyte था कि इस पे ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग चढ़ी थी। क्या बन चुका था ये, प्राइमरी फॉलिकल बन चुका था। ठीक है, क्या बन चुका था ये, प्राइमरी फॉलिकल बन चुका था, प्राइमरी फॉलिकल। और जो प्राइमरी फॉलिकल जो बन चुका था, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो यहीं पर तो प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी प्राइमरी फॉलिकल से। ठीक है, तो यहीं से जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके आगे की प्रोसेस फिर से स्टार्ट होती है। मींस ये प्राइमरी फॉलिकल था तो वही डेवलपमेंट क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, और सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है ना, क्या जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो सारा बदलाव हुआ था वो यहां से यहां तक होता है, इसलिए उसे फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल से, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल, और जब हमने देखा इसके अंदर क्या बन चुका है, फर्स्ट पोलर बॉडी और एग सेल बन चुके होते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये क्या कहलाने लगती है, ग्राफियन फॉलिकल कहलाने लगती है। हमने कहा ये ग्राफियन फॉलिकल रेडी हो चुका होता है एग को रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए क्या कहलाता है, फॉलिकल फेज कहलाता है। ठीक, और फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ये फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, इसे स्टिमुलेट कौन करेगा, फॉलिकल के डेवलपमेंट को ये करता है एफएसएच हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करवाएगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाएगा। क्या करवाएगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। कहां से, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में ये। ठीक है, तो ये सारे कैसे करवाया, एफएसएच हार्मोन ने। ठीक है, तो ये हो गया। अब एग रिलीज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा जाके, तो क्या प्रेगनेंसी होगी। इट मींस जो यूटेरस की इनर लाइनिंग टूट गई थी इस मेंस्ट्रुअल फेज में, ठीक है, तो इस फॉलिकल की फेज में वो बनना भी स्टार्ट हो चुकी होती है। इट मींस कह सकते हैं यहाँ पर एंडोमेट्रियम जो है वो क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। ठीक है, और जब ये रीजनरेट हो जाती है, इसको जो स्टिमुलेट करता है इसके जनरेशन को, ठीक है, वो कौन सा है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसे क्या करता है, इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्लियर? तो यहां तक आते आते 13 डे तक आते आते, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में भी कन्वर्ट हो चुका होता है, और जो इनरमोस्ट लेयर टूट गई थी एंडोमेट्रियम वो रीजनरेट भी हो चुकी होती है। इट मींस यूटेरस कंप्लीटली तैयार हो चुका होता है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, तो अब हमने कहा ग्राफियन फॉलिकल वो स्ट्रक्चर इसके अंदर सेकेंडरी oocyte बन चुका है। इट मींस सेकेंडरी oocyte इज रेडी टू रिलीज। ठीक है, तो इस फेज में क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी oocyte है रिलीज हो जाता है। अच्छा, इसका टाइम पीरियड क्या था फॉलिकल फेज का, फॉलिकल फेज का टाइम पीरियड लगभग 5 to 13 डेज के बीच का होता है। ये कंप्लीट हो गया, और उसके बाद हमारा कौन सा आया, ये आया ओवुलेशन फेज। कौन सा होता है ये, 14th डे। आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है तो 14th डे मतलब मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द डे ऑफ रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte। इट मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मिड का डे होता है उसी दिन क्या होता है, रिलीज होता है। चूंकि
मेस्टर साइकिल 28 डेज की जब आइडिया लिया हुआ है, ठीक है, तो 14 डे पे क्या हुआ, एग रिलीज होता है, ठीक है। और इस 14th डे पर जिस दिन एग रिलीज होगा उस दिन जो एलएच हार्मोन जो है वो अपने पीक लेवल पर होता है, ठीक है। हाँ, कैसा होता है, हाईएस्ट लेवल पर होता है अपने, ठीक है, हाईएस्ट लेवल या पीक लेवल पर होता है। इसके पीक लेवल या हाईएस्ट लेवल पर होने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं वैसे, एलएच सर्ज। एक नंबर क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज एलएच सर्ज, ठीक है। तो ओव्यूलेशन फेज में एलएच हार्मोन का सबसे हाईएस्ट लेवल पर होना ही क्या कहलाता है, एलएच सर्ज कहलाता है, ठीक है। व्हिच स्टिमुलेट द रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है। किसे स्टिमुलेट करेगा ये, स्टिमुलेट रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम, किससे, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल से ये इसे स्टार्ट करवा देगा, रिलीज करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हार्मोन के रोल भी याद रखने की, मेस्टर साइकिल में हार्मोन के रोल भी पूछ लिया जाता है। एफएसएस ने क्या किया था, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल का डेवलपमेंट, फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट करवा दिया था। एस्ट्रोजन ने क्या किया यहाँ पर, एंडोमेट्रियम को रिजेनरेट करवाने में हेल्प की, ठीक है। एलएच ने क्या किया, एग को रिलीज, सेकेंडरी oocyte को रिलीज कराने में उसने मदद की, ठीक है। अब ओवुलेशन 14 डे पे एग रिलीज तो हो गया, ठीक है। एग रिलीज होने के बाद में जो स्ट्रक्चर बचा, ग्राफियन फॉलिकल जो था हमारा, हमने बात कही थी, ठीक है। जब ये ग्राफियन फॉलिकल अपने अंदर से एग को रिलीज कर देता है, ठीक है, मान लीजिए ब्रेक हुई और इसने क्या कर दिया, एग रिलीज कर दिया, ठीक है। सेकेंडरी oocyte को इसने रिलीज कर दिया। सेकेंडरी oocyte को रिलीज करने के बाद ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है, ठीक है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो स्ट्रक्चर है वो लवा कन्वर्ट हो जाता है पेल येलो कलर में, ठीक है, इसमें पेल येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है और एक हार्मोन जिसे हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं उसका सीक्रेशन स्टार्ट करा देता है। क्या करता है ये, सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट करवाता है। बात करेंगे क्यों, ठीक है। एग रिलीज हो गया, कहां पहुंचेगा, ओविडक्ट में पहुंचेगा, याद रखना कहां पहुंचा, मतलब फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया या ओविडक्ट में पहुंच गया। अब एम्पलरी स्टमक जंक्शन पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, बात कर चुके हैं। फर्टिलाइजेशन होगा तो आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद लगभग 5 से 7 दिन के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है जाके, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा अभी, एग रिलीज या कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, क्या होता है, लगभग 5 से 7 दिन में इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। और हम प्रोजेस्टेरोन के बारे में पढ़ चुके हैं, ये वही हार्मोन है जो क्या करता है, एंडोमेट्रियम को टूटने से बचाता है, उसे मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। क्या करता है ये, मेंटेन एंडोमेट्रियम, ठीक है, फ्रॉम रप्चरिंग, मतलब टूटने से बचाता है। इट मींस अगर एंडोमेट्रियम नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, मींस प्रेगनेंसी कंसीव भी नहीं होगी। इसलिए ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है या मेंटेन रखता है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो लगभग ल्यूटियल हार्मोन क्या करता है, ल्यूटियल फेज में जो हमारा क्या बचा था, रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो किससे बना, ग्राफियन फॉलिकल से ही बना था, ठीक है, वो अगले 7 दिन तक, मैं डेस्क लाइन दिखाता हूं, लगभग अगले 7 दिन तक, मीन्स 15 और 7 लगभग मान लीजिए 21, ठीक है, इस समय तक कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन के सीक्रेशन को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन जब तक होता रहेगा एंडोमेट्रियम तब तक मेंटेन रहेगी, टूटेगी नहीं, बची रहेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि एग रिलीज होने के बाद लगभग 5 से 7 दिन के अंदर इम्प्लांटेशन होता है जाके, ठीक है। तो 7 दिन तक तो जरूरत है कि एंडोमेट्रियम ना टूटे, ठीक है। जब देख लिया कि अगले 7 दिन में भी इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, इट मींस प्रेगनेंसी नहीं हुई, इट मींस क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं होगा, तभी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ठीक है। इसी कारण से, ठीक है,
ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है स्टार्ट डिजेनरेट, ठीक है। हाँ, तो यहां से जब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो आफ्टर 5 to 7 days स्टार्ट डीजेनरेट होना स्टार्ट कर देता है। जब ये डीजेनरेट होना स्टार्ट कर देगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी घट जाएगा, मतलब घटना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस फेज में जो प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, उसका सीक्रेशन घटेगा, ठीक है। जब पहले 7 दिन बढ़ा था, ठीक है, तो अगले 7 दिन से डीजेनरेट होने लगेंगे। और जब ये कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरह से डीजेनरेट हो चुका होगा, इट मींस प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करने वाला कोई नहीं होगा। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल 0 होगा 28 डेज पर, वैसे ही हम कह सकते हैं कि एंडोमेट्रियम को रोक के रखने वाला कोई नहीं बचा। जब एंडोमेट्रियम को रोक के रखने वाला कोई नहीं बचेगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर ये डीजेनरेट होना एंडोमेट्रियम फिर से स्टार्ट कर देगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 हार्मोन देखे, एलएच, एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, 4 हार्मोन के रोल देखे। एक बार पूरी प्रोसेस समराइज करता हूं। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा हमने कहा कि रिदमिक सीरीज ऑफ चेंजेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द प्राइमेट्स, ठीक है। प्राइमेट्स के फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाले जो रिदमिक सीरीज चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, उन्हें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कह देते हैं। ये ब्लीडिंग फेज की इंपॉर्टेंट पहचान है, ठीक है। हमने कहा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्यूबर्टी में स्टार्ट होना मीनार्की कहलाता है, और एट द एज ऑफ लगभग 40 या 45 के आसपास जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट स्टॉप जो हो जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज कह देते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो आइडियल टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 28 डेज का होता है आइडियल, ठीक है। और हमने देखा था ऐसे मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेज में हमने डिवाइड किया, ठीक है। पहला था हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा था हमारा फॉलिकुलर फेज, तीसरा था ओव्यूलेशन फेज, और चौथा था हमारा ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में हमने देखा था कि जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, then there is no need of endometrium, then endometrium start degenerate, टूटना स्टार्ट कर देती है, because endometrium is the thick muscular and blood vessels is present, so blood vessels होने का ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि 3 और मैक्सिमम 5 डेज तक ये चलती है, ठीक है। जब एंडोमेट्रियम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, वहां से अगले एग के रिलीज होने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, अगले सेकेंडरी साइट के रिलीज होने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो वहां पर वो फेज स्टार्ट होता है, फॉलिकुलर फेज कहलाता है। फॉलिकुलर फेज में जो प्राइमरी फॉलिकल जो बच गए थे, ठीक है, प्यूबर्टी तक आते आते, उनमें फिर से रीस्टार्ट होगा डेवलपमेंट, और हमने देखा डेवलपमेंट रीस्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। तो हमने कहा ग्रेनुलोसर सेल्स की सेकंड लेयर चढ़ेगी, सेकेंडरी फॉलिकल कहलाएगा, तीसरी लेयर चढ़ेगी, टर्सरी फॉलिकल कहलाएगा, और जब टर्सरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte डिवाइड हो चुका होता है मेयोसिस फर्स्ट से, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी oocyte में, देन इट इज कॉल्ड ग्राफिक फॉलिकल। तो हम कह सकते हैं सेकेंडरी oocyte रेडी हो चुका होता है, और जैसे ही सेकेंडरी oocyte, अच्छा हाँ, फॉलिकल का डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है, एफएसएच हार्मोन के द्वारा, ठीक है। और इसी फॉलिकुलर फेज में जो एंडोमेट्रियम टूट चुकी थी जहां तक, उसका रीजनरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एंडोमेट्रियम फिर से बन जाएगी, जो किसके द्वारा होगी, एस्ट्रोजन हार्मोन की हेल्प से होगी, ठीक है। हमने कहा कि जब इसके अंदर एग सेकेंडरी oocyte बन चुका होता है, तो क्या होगा, एलएच हार्मोन सबसे पीक पर होगा और वहां से एग रिलीज करा देगा। तो ये फेज कहलाया, तीसरा फेज ओव्यूलेशन कहलाया। ओव्यूलेशन फेज के बाद जो ग्राफिक फॉलिकल का रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो था वो पेल येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो हमने कहा था कि एग रिलीज होने के बाद में लगभग 5 से 7 दिन के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव होती है, ठीक है। और प्रेगनेंसी कंसीव होगी, कहां होगी, एंडोमेट्रियम में होगी। तो एंडोमेट्रियम का बना रहना बहुत जरूरी है, और इसी एंडोमेट्रियम को बने रहने में मदद करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसीलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर 5 इसलिए पहले 7 दिन क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, ठीक है, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो टूटना स्टार्ट कर देगा, डिजेनरेट होना स्टार्ट कर देगा, तो प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन घटने लगेगा, और प्रोजेस्टेरोन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम कंप्लीटली डिजेनरेट होगा, ठीक है, वैसे ही प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन बंद हो जाएगा, एंडोमेट्रियम को बांध के रखने वाला या मेंटेन रखने वाला कोई नहीं बचेगा, तो फिर से ब्लीडिंग फेज से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा। ये थी कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का रोल था, चारों हार्मोन के रोल थे, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी
तो ये फिर कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यू प्रोजेस्टोन का सीक्रेशन करवाएगा, अगर नहीं होगी तो ये डीजेनरेट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये तो था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये मदद करेगा हमें इस पूरे टॉपिक को समझने में। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, व्हाट हैपन व्हेन फर्टिलाइजेशन इज अकर्स। ठीक है, क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां से हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की, कि आखिरकार फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। तो हम बात करते हैं अब फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या इसमें क्या होता है, फ्यूजन होगा किसका, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, होगा कैसे, यहाँ पर इंसेमिनेशन के द्वारा होता है। क्या होता है यहाँ पर, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब इन मतलब अंदर, सेमिनेशन मतलब सीमन का ट्रांसफर, मीन्स क्वाइटस के दौरान। ठीक है, या कह सकते हैं सेक्सुअल मेटिंग के दौरान। ठीक है, इंसेमिनेशन क्या होता है, सेक्सुअल मेटिंग के दौरान सर्विक्स से होते हुए स्पर्म का, ठीक है, यूटेरस में अंदर एंटर, या कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना ही क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। हाँ, तो इंसेमिनेशन में क्या होगा, कोइटस के दौरान जो सीमन है, उस सीमन का वेजिना और सर्विक्स से होते हुए सर्विक्स टू यूटेरस एंड देन इनटू एम्पुलरी isthmus जंक्शन। ठीक है, हाँ, सीमन का कहां ट्रांसफर हो जाना, सर्विक्स से होते हुए यूटेरस, और फिर उसके बाद में एम्पुलरी isthmus जंक्शन तक पहुंच जाना क्या कहलाता है, प्रोसेस इंसेमिनेशन कहलाती है। ठीक है, हाँ, तो हमने देखा कि सीमन के अंदर लाखों की संख्या में क्या होते हैं, हजारों या लाखों की संख्या में क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। ठीक है, तो ये जब सीमन एंटर करेंगे यूटेरस में, तो हमने बताया कि टोटल जो स्पर्म होते हैं, लगभग उनमें 40% स्पर्म जो होते हैं वो हाईली विग्रस या हाईली एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, हाईली एक्टिव। तो जब ये ज्यादा एक्टिव होंगे तो इनकी स्पीड मूवमेंट की ज्यादा होगी। ठीक है, मूवमेंट इनका कैसा होगा, बहुत फास्ट होगा। ठीक है, जब इनका मूवमेंट फास्ट होगा तेजी से, हमें पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में केवल एक ही oocyte रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और हमने बताया कि एक बार में एक ही ओवरी क्या रहती है, फंक्शन रहती है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की ओवरी फंक्शन है तो राइट हैंड साइड की नहीं होगी, राइट हैंड साइड की तो जनरली लेफ्ट हैंड साइड की नहीं होगी। ठीक है, तो जब ये तेजी से मूव करते हैं, ठीक है, तो जब एग पहुंच चुका होता है कहां पर, एग भी तो कहां जाता है मूव करते हुए, एम्पुलरी isthmus जंक्शन तक आ जाता है, स्पर्म को भी यहीं तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो एग जो है एक केमिकल रिलीज करते हैं फर्टिलाइजर, और ये स्पर्म जो रिलीज करते हैं एंटी फर्टिलाइजर। ठीक है, तो जब दोनों फर्टिलाइजर, एग से आने वाला फर्टिलाइजर और स्पर्म से आने वाला एंटी फर्टिलाइजर प्रोटीन जब दोनों मैच करती है, ठीक है, तो स्पर्म समझ जाते हैं कि इसी डायरेक्शन से क्या आ रहे हैं, इसी डायरेक्शन में एग मौजूद होगा। क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन से फर्टिलाइजर प्रोटीन आ रही है, केमिकल आ रहा है, ठीक है, तो फिर उसी केमिकल का पीछा करते हुए स्पर्म उसी डायरेक्शन में चल देते हैं। ठीक है, तो जो स्पर्म सबसे तेजी के साथ पहुंचते हैं, कहां पहुंचेंगे, एग के पास पहुंचेंगे। ठीक है, अगर हम एग को समझने की कोशिश करें, सेकेंडरी oocyte या ओवम को समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये वाली है ओवम हो गया। ठीक है, ये उसकी मेम्ब्रेन हो गई, ये स्पेस पेरिबेटलाइन स्पेस हो गया। ठीक है, हाँ, और उसके बाद एक लेयर हो गई है जूना पेनिशिला हो गई, और उसके बाद ये बहुत सारी इस प्रकार की सेल्स होती है। ठीक है, इस प्रकार से सेल्स भी होती है। फिगर दिया हुआ पूरा चेक कर लेना वहां से। ठीक है सर, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो सेल्स होती है, ये
कोरोना रेडिएटा सेल्स होती हैं। ये पेरिविटलाइन स्पेस हो गया, तो ये लेयर जो है वो जोना पेलिसिडा, ठीक है, और ये पेरिविटलाइन स्पेस और ये एग हो गया, ठीक है। तो होता क्या है कि जब स्पर्म तेजी से मूव करते हुए कहां पहुंचेंगे, एक एग के पास पहुंचते हो, सबसे पहले सामना किससे होता है, उनका कोरोना रेडिएटा से होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि स्पर्म का जो हेड होता है, उसके हेड पर टिप पर एक्ट्रोसोम नाम की प्रोटीन एंजाइम होता है, बात कर चुके हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में, ठीक है। तो एक्ट्रोसोम जो है इन सेल को सबसे पहले डिसॉल्व करता है, और कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करते हुए वो किसके कांटेक्ट में आता है, वो आएगा सबसे पहले जोना पेलिसुडा, जो एग के बाहर वाली कवरिंग है ना, उसके संपर्क में आता है ये, ठीक है। मान लीजिए स्पर्म आए, ठीक है। और जैसे ही स्पर्म जोना पेलिसुडा के कांटेक्ट में आता है, उसे डिसॉल्व करता है, वैसे ही जोना पेलिसुडा अपनी परमिएबिलिटी को बदल देती है, उसकी केमिकल नेचर बदल जाता है, जिससे हाँ, जैसे क्या होगा, स्पर्म जोना पेलिसुडा के कांटेक्ट में आएगा, वैसे ही जोना पेलिसुडा अपनी परमिएबिलिटी को बदल देती है, जिससे क्या होता है कि दूसरे स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। जैसे क्या होगा, फर्स्ट स्पर्म, जैसे सबसे आगे वाला स्पर्म कांटेक्ट में आएगा, कम्स कांटेक्ट, ठीक है, कांटेक्ट विद जोना पेलिसुडा, वैसे ही क्या होगा, परमिबिलिटी चेंज हो जाएगी, परमिबिलिटी चेंज हो जाएगी, और जैसे ही परमिबिलिटी चेंज हुई तो अनदर स्पर्म की एंट्री रुक जाएगी, ठीक है, ब्लॉक कर देगा क्या, एंट्री ऑफ अनदर स्पर्म, दूसरे स्पर्म की एंट्री को कंप्लीटली क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एग के अंदर क्या होगा, एक ही स्पर्म एंटर होता है। याद रखना, पूरा का पूरा स्पर्म कभी एग के अंदर एंटर नहीं होता, ठीक है। तो जब पहला स्पर्म कांटेक्ट में आया था, तो इसी को एंटर होने की परमिशन मिलेगी, तो ये आगे एंटर होगा, मींस इसका हेड अंदर एंटर होगा, और उसी एक्ट्रोसोम से जो इसकी अंदर वाली लेयर जो थी इसके अंदर, ठीक है, उसको भी डिजेनरेट कर देगा, जिससे ये डिजेनरेट होते ही जो इसका जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, और जब इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, देन एग के अंदर, याद रखो oogenesis में बढ़ाया था ना, सेकंड मियोसिस सेकंड, तब जाके मियोसिस सेकंड होगा, और सेकंड पोलर बॉडी और एग बनेगा जाके, याद रखना, ठीक है। इस प्रोसेस के बाद मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है। इट मींस फर्टिलाइजेशन से पहले तक ये ओवम क्या होता है, एक्चुअली ओवम नहीं, सेकेंडरी oocyte ही रहता है, ठीक है। जब इसका न्यूक्लियस अंदर एंटर करेगा जाके, ठीक है, तब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, और सेकंड पोलर बॉडी और एग या ओवम बनता है जाके, ठीक है। तो इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में देखिए क्या होगा, ठीक है, सेक्सुअल मेटिंग या कह सकते हैं कोइटस के दौरान, ठीक है, कि स्पर्म जो है सीमन के रूप में, सीमन जो है रिलीज होके सर्विक्स के थ्रू यूटेरस में पहुंचेंगे, और वहां से कहां पहुंचेंगे, फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में पहुंच जाएंगे, कहां पर पहुंचेंगे, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे पहुंचेंगे, वही स्थान है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है जाके, ठीक है। और हाँ, वहां तक एग भी पहुंचेगा, एग क्या रिलीज करेंगे, फर्टिलाइजन, फर्टिलाइजन स्पर्म क्या रिलीज करेंगे, एंटी फर्टिलाइजन, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजन कांटेक्ट में आएगी स्पर्म के, तो ये गाइड करेगी रास्ते को स्पर्म के, और ये स्पर्म कहां पहुंचेंगे जाके, एग तक पहुंचेंगे जाके। सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को रिजॉल्व करेंगे, फिर कहां पहुंचेंगे, जोना पेलिसुडा के पास में। जैसे ही स्पर्म, एक ही स्पर्म किसके कांटेक्ट में आएगा, जोना पेलिसुडा के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, वैसे ही इस जोना पेलिसुडा की परमिएबिलिटी बदल जाएगी। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि किसी दूसरे स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देगी, दूसरे स्पर्म को एंटर नहीं होने देंगे एग के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, ये स्पर्म अंदर एंटर करेगा, इसका हेड, और उसी एक्टोसोम से इसकी जो इनर लाइनिंग है स्पर्म की हेड की, वो डिसॉल्व होगी, और हैप्लॉइड एग रिलीज होकर इसके अंदर पहुंच जाएगा। तब जाके मियोसिस सेकंड कंप्लीट स्टार्ट होगा जाके, और क्या बनेगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी और एग बनेगा जाके, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, और जायगोट से कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे इम्प्लांटेशन होगा, ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।